हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। वीडियो का टॉपिक है फिलिप्स कर्व। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लगभग सभी तरह के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे आपके डिग्री एग्ज़ाम्स हों या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, एम्पिरिकल इम्पॉर्टेंस भी है, इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये एक किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट थी इस टॉपिक के लिए, तो इस पर मैं ये वीडियो कर रही हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के बारे में, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में, और साथ के साथ ट्रेड ऑफ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मिलेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और जो हमें कई बार ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, बट वो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो पूछ ली जाती हैं पेपर में और हमें उसमें लगता है कि ये कहाँ से आ गया। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स कर्व एक्चुअली ये एक कर्व है जो कॉम्बिनेशन को शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की। तो ये जो कर्व है इसको दिया सबसे पहले इसके बारे में बात की किसने, उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है, A.W. फिलिप्स, एल्बन विलियम फिलिप्स ने 1958 में। इन्हीं के नाम से इसको फिलिप्स कर्व कहा गया। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और लेकिन ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो ये कर्व है या ये जो रिलेशन है इसके बारे में बात कहाँ पर की, इनका एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसका जो टाइटल था वो था द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट, ठीक है। मनी वेज रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन के ऊपर ये पेपर बेस्ड था, जो लिया गया था यूके के अंदर 1861 से लेकर के 1957 के डाटा की रिसर्च के ऊपर ये बेस्ड था, पूरा का पूरा जो पेपर था। अब इस पेपर के अंदर फिलिप्स ने किन किन चीज़ों को, किन किन वेरिएबल्स को लिया जिनके ऊपर रिसर्च की गई, वो थे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा था, मनी वेज रेट का डाटा था, प्राइजेस का डाटा था, उनको लेकर के रिसर्च की गई थी, जिसके बेस पर हमारे सामने आया फिलिप्स कर्व, जो रिलेशन है किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है कह लीजिए या ये हाइपोथेसिस है जो फिलिप्स कर्व की, ये क्या बताती है, क्या स्टेट करती है, ये बताती है इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो किस तरीके से है ये विपरीत संबंध, कैसे है, इसको हम इस डायग्राम से करेंगे। ये जो डायग्राम में है हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं इन्फ्लेशन रेट या फिर ये कह लीजिए ग्रोथ रेट ऑफ मनी वेजेस, ठीक है। ये दोनों ऑब्लिक में इसलिए लिए गए हैं कि अगर मनी वेज रेट इंक्रीज हो रही हैं तो इसके साथ क्या होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, मतलब कि कीमतें भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसने कहा कि इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरीके से ये जो कर्व है इसकी शेप कुछ इस तरीके की है, ये है फिलिप्स कर्व, ठीक है। इसके ऊपर वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं इसके ऊपर। कॉम्बिनेशन किसके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के, अलग अलग। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस इसके ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ये जो ये लेवल है हमारे पास कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, एक लो रेट ऑफ कह लीजिए इन्फ्लेशन के साथ, W नोट कह लीजिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इसको। तो अगर बेरोजगारी ज़्यादा है तो क्या है, इन्फ्लेशन कम है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, तो कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट
ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब कि रोज़गार कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने का मतलब रोज़गार कम है, यानी कि लेबरर्स की, मज़दूरों की डिमांड नहीं है। और आप अच्छे से जानते हैं जिस चीज़ की डिमांड नहीं होती है उसके प्राइजेस क्या हो जाते हैं, कम। तो जो मनी वेज है वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे, या उसकी कह लीजिए जो ग्रोथ रेट है, जो बढ़ने की रेट है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। और अगर मनी वेज, क्योंकि इनके अंदर, इनके पास क्या नहीं है, बार्गेनिंग पावर नहीं है। वैसे भी देखिए आप, जो हमारे रियल लाइफ है उसके अंदर भी आप देखिए कि जब कहीं पर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है जबकि डिमांड नहीं है, तो क्या है कि उनके पास वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, हाई वेजेस के लिए बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, जो मिलेंगे उसको वो एक्सेप्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो मनी वेज क्या होंगे, कम होंगे, और मनी वेज कम होंगे तो इन्फ्लेशन भी क्या होगी, कम होगी, लो इन्फ्लेशन होगी। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लो इन्फ्लेशन का, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लो इन्फ्लेशन का, ठीक है। अब हम अगर एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये है कि हमने क्या किया कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया, मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, M1। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो जो वेजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वेज रेट की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होने का मतलब क्या है कि लेबरर्स की डिमांड है, ठीक है, डिमांड है तो जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके प्राइजेस क्या होते हैं, ज़्यादा, ठीक है ना, कि चाह रहे हैं कि लोग काम करें, ठीक। और जैसे ही जो काम की बात आएगी कि उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो क्या कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं हाई वेजेस के लिए, तो वेज रेट बढ़ेगी और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ठीक है, हाई हो जाएगी इन्फ्लेशन। तो एक लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, हाई इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है। तो क्या चीज़ हो रही है, क्या यहाँ पर हो रहा है आपके सामने, ट्रेड ऑफ, ठीक है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है ट्रेड ऑफ किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, वन एट द कोस्ट ऑफ अदर, वन एट द कोस्ट ऑफ अदर, मतलब कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने जाते हैं, इसको घटाने जाते हैं, या ये कह लीजिए कि रोजगार बढ़ाने जाते हैं, तो हमें किसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अपोजिट इज आल्सो ट्रू कि अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये कम हो, ये ज़्यादा नहीं हो, हमें ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हम इसको कम करने चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर हमें इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो एक दूसरे की कोस्ट पर होती है। तो ये ट्रेड ऑफ है, और इस रिलेशन को जो कर्व बताता है यही है फिलिप्स कर्व, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये शॉर्ट रन में होल्ड करता है, ठीक है। तो ये जो कर्व आपके सामने है ये है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, जो क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशन बता रहा है, किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, ट्रेड ऑफ बता रहा है। तो कई बार से ये भी बोल दिया जाता है क्वेश्चन को कि एक्सप्लेन कीजिए ट्रेड ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ को एक्सप्लेन कीजिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये जो रिलेशन है, ये जो नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है, इसको और भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने माना, जिन्होंने इसके ऊपर मोहर लगाई कि हाँ ऐसा है। वो कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं, वो हैं अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुअल्सन और रॉबर्ट सोलो। 1960 में इनका पेपर आया, एनालिटिक्स ऑफ एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी, ठीक है, जो यूएस के डाटा के ऊपर बेस था। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का जो डाटा था
उसके ऊपर ये बेस था पेपर। और इन्होंने भी इस पेपर के कंक्लूजन के अंदर, या आप कह लीजिए कि उसके रिजल्ट्स में, ये माना है कि नेगेटिव रिलेशन है किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव कॉरेलेशन देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है। इन्होंने इस की फिलिप्स कर्व की इम्पोर्टेंस को भी जो है हाईलाइट किया है। ठीक है, इसकी फिलिप्स कर्व की इम्पोर्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, और वो क्या है कि फिलिप्स कर्व के बारे में ये तो हमने पढ़ लिया, सैमुअल्सन ने और सोलो ने क्या कहा। मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते हैं फिलिप्स कर्व के बारे में। मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ठीक है, 1968 में इनका एक पेपर आया था। पेपर का जो टाइटल था वो था रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और एडमंड फिलिप्स का 1970 में पेपर आया था। पेपर का टाइटल था माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन थ्योरी। इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि लॉन्ग रन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में किसी भी तरह का ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक को कंट्रोल करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, अब इसके लिए मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहता है, आप जानते हैं अच्छे से कि मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स के अंदर बिलीव करता है, और उसकी रीस्टेट किया था उसने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को। तो उसी के बेस पर मिल्टन फ्रीडमैन मॉनेटरी मेजर्स की बात करता है एक्चुअली। ठीक है, फिजिकल मेजर्स की बात नहीं करता जैसा कि केन्स ने किया था। एक्चुअली जो फिलिप्स कर्व है वो केन्स की जो धारणा है कहीं ना कहीं उससे आप कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड है, क्योंकि केन्स ने ही कहा था कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी है तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो 1960 तक लगभग सभी देशों के अंदर केन्स की जो ये विचारधारा थी इसको फॉलो किया गया था। तो उस समय में ये चीज़ें देखने को मिली कि जब डिमांड बढ़ाई गई, उसके लिए मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स लगाए गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाया गया, तो उसने क्या कर दिया, उसने कीमतें बढ़ा दी। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिली। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में थी। लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो केन्जियन विचारधारा में बिलीव नहीं करता था, मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स है। इसने मॉनेटरी मेजर्स की बात की और ये कहते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को अगर बढ़ाया जाता है, ठीक है, हम मॉनेटरी मेजर्स लगाते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या इन्फ्लेशन के लिए अगर हम मॉनेटरी मेजर्स लगाते हैं, तो कहते हैं कि हम मॉनेटरी मेजर्स लगा रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट प्राइजेस पर डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन जो है वो किस पर नहीं पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, तो कहते हैं कि इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। ये बात सही है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्राइजेस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो माना ही था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो कीमतें प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाती हैं क्लासिकल थ्योरी के अंदर। तो कहते हैं कि यहाँ तो पड़ेगा इफेक्ट। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये एक नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक है, मौद्रिक तत्व है ये। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट या आउटपुट या आप कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट है, ये सभी क्या हैं, ये रियल फैक्टर, रियल वेरिएबल्स हैं, तो वास्तविक तथ्य हैं, इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई इसलिए कोई ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब इन्होंने कहा कि भाई अगर ये ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो
इन्होंने कहा कि इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग रन में क्या होता है कि एक सिचुएशन बन जाती है, वो होती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको हम डायग्राम से समझेंगे, और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये इस तरह का बन जाता है रिलेशन, फिलिप्स कर्व, ठीक है। ये है UN लीजिए, और ये हम कह लेते हैं M है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरह का रिलेशन बन जाता है। कैसे? इसको इसने कहा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर लॉन्ग रन के अंदर एक स्वाभाविक बेरोजगारी की दर देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? इसने कहा कि रोजगार में, कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई रोजगार हम बहुत ज़्यादा जो है रोजगार घट जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो अगर बहुत कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगी तो मतलब बेरोजगारी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो मतलब क्या होगा? बेरोजगारी कम होगी, यानी कि रोजगार ज़्यादा होगा। तो कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन काफ़ी कम है और हम कह रहे हैं कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कहते हैं कि एक नेचुरल रेट होता है। तो जो बेरोजगारी है वो एक सामान्य दर से कम नहीं हो सकती है, तो उसमें मतलब असामान्य गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी? घटेगी। लेकिन वो कहता है कि लॉन्ग रन के अंदर एक लेवल से ज़्यादा नहीं घट सकती। क्यों नहीं घट सकती? इन्फ्लेशन है, मतलब कि कीमतें क्या हो रही हैं? प्राइजेस राइज कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस राइज कर रहे हैं तो जो हमारे रियल वेजेस होते हैं, ठीक है, रियल वेजेस क्या होते हैं? W/P, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जब वास्तविक मजदूरी कम होगी तो फिर क्या होगा? जो लेबरर्स हैं वो अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए क्या करने लगेंगे? संघर्ष करने लगेंगे, प्रदर्शन करने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? आउटपुट के ऊपर पड़ता है। आउटपुट कम हो जाएगा। उससे जो हम कह रहे थे कि भाई बेरोजगारी जो है इससे कम आ जाएगी, ये एक मतलब एक ये नेचुरल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की, इससे कम आ जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम ये कह रहे हैं ये कंबाइंड हो रही है किसके साथ? हाई वेजेस के साथ, यानी ऊंची कीमतों के साथ। कीमतें ज़्यादा होंगी तो रियल वेजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब रियल वेजेस कम होंगे तो लेबरर्स क्या करेंगे? दे विल फाइट फॉर हाई वेजेस, ज़्यादा वेजेस के लिए क्या करेंगे? वो फाइट करने लगेंगे। जब ऐसा होगा तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि हम इधर चले जाएंगे वापस। तो बेरोजगारी आकर के कहाँ टिकेगी? लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन में हो सकता है, लॉन्ग रन में आकर के कहाँ टिकेगी? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर टिकेगी। तो मतलब क्या है कि ये कहता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है वो किसी ट्रेड ऑफ की फॉर्म में ना होकर के, बल्कि क्या हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अपने एक नेचुरल रेट के ऊपर क्या हो जाता है? वो स्थिर हो जाती है। मतलब अल्पकाल के अंदर वो इन्फ्लेशन के साथ जो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके साथ इधर और इधर जाएगी तो सही, ठीक है, बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, थोड़े समय के लिए होगी। लॉन्ग रन के अंदर वापस कहाँ आ जाएगी? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगी, यानी कि एक बेरोजगारी की एक जो स्वाभाविक दर होती है वो अर्थव्यवस्था में बनी ही रहती है। मतलब एक न्यूनतम बेरोजगारी तो अर्थव्यवस्था के अंदर बनी ही रहेगी। तो ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इसको कहा गया है, इसे लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहा गया है। मतलब जहां पर लॉन्ग रन के अंदर कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। तो यहाँ से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल करके आता है कि शॉर्ट रन के अंदर तो ट्रेड ऑफ है
अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है यहाँ से, आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब बेरोजगारी की स्वाभाविक दर या प्राकृतिक दर, और वो क्या होती है, मतलब कि बेरोजगारी की वो न्यूनतम मात्रा जो अर्थव्यवस्था के अंदर जब संतुलन होता है श्रम बाजार में और साधन बाजार में संतुलन, तो वो देखने को मिलती ही है, वो विद्यमान रहती ही है, तो वो होती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व की इंपॉर्टेंस के बारे में, और फिलिप्स कर्व फेल क्यों हो गया था उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।